नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड की बीमारी के बारे में। हम जानेंगे कि इस बीमारी में क्या-क्या चेक किया जाता है, T3 क्या है, T4 क्या है, TSH, TRH, इन सब के बारे में ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो इस सब के बारे में हम जानेंगे कि इनका लेवल कितना होना चाहिए और ये कैसे घटता और बढ़ता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थायराइड की बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम मेटाबॉलिज्म को समझें, क्योंकि थायराइड की जो बीमारी है उसका संबंध सीधा मेटाबॉलिज्म से होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? अक्सर आपने सुना होगा कि कई लोग अक्सर बातें करते हैं कि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, इस वजह से वो फिट रहता है, उसका वजन नहीं बढ़ता है या एक्टिव रहता है ज़्यादा। और जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है या उम्र ज़्यादा हो जाती है या दूसरी क्रॉनिक इलनेस है, तो उसके कारण वो अक्सर सुस्त रहते हैं, वजन ज़्यादा बढ़ता है और उनके चेहरे पर काफ़ी ड्राइनेस रहती है। इस तरह के लक्षण देखने और सुनने को मिलते हैं। तो थायराइड की बीमारी का सीधा संबंध मेटाबॉलिज्म से होता है, तो इसलिए थायराइड को अच्छी तरह से समझने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म का सामान्य तात्पर्य होता है हमारे शरीर में चीजों के बनने और टूटने से। हमारे शरीर में कई प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें कई चीजें बनती हैं, फिर टूटती हैं, फिर बनती हैं और यही प्रोसेस पूरी जिंदगी भर चलती रहती है। जैसे कि हमने खाना खाया, मैकेनिकली वो ब्रेक डाउन हुआ और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, वो सिंपलर फॉर्म में बनते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और फिर वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होते हैं और वो एनर्जी फिर से स्टोर हो जाती है, फिर से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाती है। जैसे कि खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिली, ग्लूकोज बना और ग्लूकोज के बाद फिर से कार्बोहाइड्रेट बना, प्रोटीन्स बने, प्रोटीन्स जाके मसल्स को डेवलप किए और फिर से जब हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की तो इनका ब्रेकडाउन होने लगता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है बनने और टूटने की उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इस मेटाबॉलिज्म को रन करने का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो हमारे बॉडी के एक सिस्टम जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे गले के पास यहाँ पर एक बटरफ्लाई के शेप की एक ग्रंथि होती है जिसे हम थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं और ये थायराइड ग्लैंड्स ही दो हार्मोन्स ज्यादातर के निकालती है जो कि काम आते हैं सबसे ज्यादा इस बीमारी के लिए। वो है T3 यानी कि ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन। इसके अलावा भी काफी हार्मोन्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे कि TSH है, TRH है। तो ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम बात करें मेटाबॉलिज्म की अभी, तो मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस से मिलकर बना है जिसमें कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म यानी कि टूटने और बनने की प्रक्रिया है। तो जो कैटाबॉलिज्म होती है वो कहलाती है टूटने की प्रक्रिया और एनाबॉलिज्म होती है वो कहलाती है बनने की प्रक्रिया। एनाबॉलिक हार्मोन्स के बारे में आपने सुना होगा जैसे कि इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है। इंसुलिन से भी वजन बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन से भी हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। तो ये शरीर को बनाने की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं उनकी मसल्स डेवलप होती है। एनाबॉलिक का मतलब सीधा संबंध होता है बनने से। कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना और इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स, स्पेशली T3। T3 ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है और हमारे शरीर की हर सेल्स के लिए आवश्यकता होती है T3 की। और यही T3 लेवल अगर किसी के शरीर में कम होने लगता है तो वो व्यक्ति सुस्त रहने लग जाएगा, एक्टिव कम रहेगा, वजन ज्यादा बढ़ेगा, उसका पल्स रेट, हार्ट बीट जो है तो स्लो हो जाएगी। ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। और अगर T3 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसके अपोजिट होता है, उसको टैकीकार्डिया होगा, उसको बेचैनी होगी, घबराहट होगी और वजन कम होने लगेगा बढ़ने की बजाय। वो कितना भी खाए फिर भी वजन उसका कम होने लगेगा। तो ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इन दोनों कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। यानी कि T3 लेवल का अगर शरीर में लेवल डाउन हो गया तब उसको बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म और जब ज्यादा हो गया तब उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हर व्यक्ति में T3 के लेवल के बिगड़ने या असंतुलन या संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है एक स्पेक्ट्रम होता है, बैलेंस स्पेक्ट्रम। और इसमें कई स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज होती है उसको बोलते हैं सब क्लिनिकल स्टेज। इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति क्लिनिक जाता है डॉक्टर को दिखाने के लिए तो ऐसी स्थिति में ये T3 के लेवल या तो थोड़ा ही ज्यादा होगा या तो थोड़ा ही कम होगा
और जो कि आसानी से ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्टेज में इसको हम बोलते हैं सब क्लिनिकल स्टेज। इसमें ब्लड टेस्ट के द्वारा एग्जैक्ट लेवल पता किया जाता है। दूसरी जो स्टेज होती है वो कहलाती है हाइपरथायरॉयडिज्म या कि हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जो ये स्टेज होती है इसमें थायराइड लेवल थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो सकता है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा होगा, जो कि क्लियर कट समझ में आ जाता है और इसमें सिम्पटम्स भी काफ़ी डेवलप हो जाते हैं मरीज को और काफ़ी परेशानियों का सामना भी डे टू डे लाइफ में वो करने लगते हैं। जो तीसरी स्टेज होती है इसमें या तो लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा या तो फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि पेशेंट को आईसीयू में भी भर्ती होना पड़ सकता है। इसे स्टेज में अगर बहुत ज़्यादा कम होता है तब इसको मिक्सेडिमा या कोमा की स्टेज कहते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाने पर इसको हम थायराइड स्टॉर्म कहते हैं। सब क्लिनिकल स्टेज वाले और या हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट का क्लिनिक में इलाज होता है और उन्हें मेडिसिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि जो इमरजेंसी केस वाले होते हैं उनको कई बार आईसीयू में भी एडमिट होना पड़ता है और उनके लिए काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। और जो सब क्लिनिकल हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म वाले हैं ये नॉर्मली कंट्रोल कर लिए जाते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारे शरीर की हर सेल्स को T3 चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये T3 कहाँ से मिलता है इसके बारे में हम जानते हैं। T3 बनने की एक प्रोसेस होती है, एक पाथवे होता है जो कि एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलता है। जैसे ही सेल्स में T3 का लेवल कम हुआ यानी कि T3 की जरूरत महसूस हुई, तो ये सेल्स जाके अप्रोच करेंगे हमारे जो मेन एडमिन साहब हैं यानी कि हमारा ब्रेन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का जो मेन कंट्रोलर होता है वो वही रेगुलेट करता है। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, अपने एक मैसेंजर के थ्रू जिसे हम टीआरएच कहते हैं, और ये टीआरएच जो है तो एक अपने मैसेज के माध्यम से, बेसिकली ये केमिकल ट्रांसमीटर या न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं और उन्हीं के द्वारा मैसेज जाता है। तो ये अप्रोच करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि T3 की रिक्वायरमेंट है तो T3 बनाया जाए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो मैसेंजर होता है वो किसके द्वारा आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं टीआरएच। और ये टीआरएच जो है तो हमारी जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड्स उसको मैसेज भेजता है और फिर ये प्रोड्यूस करती है थायरॉक्सिन हार्मोन। T3 हार्मोन डायरेक्टली थायराइड नहीं बना के देती है, ये फॉर्म में जिसमें बनता है उसको T4 यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। और ये जो T4 होता है इसी के द्वारा सेल्स जो है तो अपनी जरूरत के हिसाब से T3 प्रोड्यूस करती हैं या कि कन्वर्ट कर लेती हैं T4 से। तो ये T4 से T3 में कन्वर्ट होता है जैसे रिक्वायरमेंट होती है। 80% जो है तो सेल्स अपना खुद का T3 बना लेती हैं और 20% जो है तो खुद बना के इसको देती है। अब अगर सेल्स को T3 नहीं मिल पाया तो इसके पीछे दो सवाल उठते हैं कि पहला क्या होगा ऐसी स्थिति में, दूसरा T3 क्यों नहीं बन पाया। तो दो सवाल उठते हैं। अगर T3 नहीं बनता है उसके पीछे के कई कारण होते हैं थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। तो उसमें इन कारणों को बांटा गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कारण में। तो ये तीन कारण होते हैं। दूसरा T3 का लेवल डाउन अगर होगा तो क्या होगा, बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आएंगे, जैसे कि बॉडी एक्टिव कम रहेगी, वजन ज्यादा बढ़ेगा यानी कि हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन आ जाएगी और उसका हार्ट रेट डाउन हो जाएगा। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा तो क्या क्या लेवल का डाउन होगा, कौन कौन से लेवल डाउन होंगे T3 न मिल पाने की वजह से। तो हम फिर से उसी पाथवे में चलते हैं। जैसे कि सेल्स को रिक्वायरमेंट हुई T3 की, उसने अप्रोच किया हमारे ब्रेन में के हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने टीआरएच के माध्यम से कांटेक्ट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड ने टीएसएच के माध्यम से कांटेक्ट किया थायराइड ग्लैंड को। अब अगर किसी कारण से थायराइड ग्लैंड्स नहीं बना पाती है तो क्या होगा कि ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है उसने तो अपना काम किया यानी कि टीआरएच को मेंटेन किया, टीआरएच भेजा, टीएसएच भी पहुंचा थायराइड तक। थायराइड ग्लैंड्स ने T3 बनाया नहीं। तो जो मेन यहाँ पर कमी है वो थायराइड ग्लैंड की है, यानी कि T3 लेवल डाउन होगा जबकि टीएसएच और टीआरएच का लेवल डाउन नहीं होगा बल्कि ये बढ़ेगा, क्योंकि ये तो अपना काम कर रहे हैं, केवल थायराइड ग्लैंड ही अपना काम नहीं कर रही है। इसलिए इस पाथवे में जो दो लेवल हैं टीआरएच और टीएसएच ये दोनों बढ़ जाएंगे लेकिन T3 का लेवल डाउन हो जाएगा। T3 का लेवल डाउन होगा और पहले से ही डाउन था और साथ में जो थायराइड T4 बनाने वाली थी वो नहीं बनाएगी तो T4 का भी लेवल डाउन होगा। तो इस कंडीशन में क्या क्या डाउन होगा, T3 लेवल डाउन होगा, T4 लेवल डाउन होगा और जबकि टीआरएच और टीएसएच का लेवल बढ़ेगा। ये हमने जाना कि प्राइमरी जो कॉज है उसमें थायराइड ग्लैंड्स के ना काम करने की वजह से
T3, T4 का लेवल डाउन हो गया, जबकि TSH और TRH का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। अब अगली कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंडरी जो कॉज है इसका, कि क्या होगा, सेल्स को जरूरत हुई T3 की और उसने अप्रोच किया हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने TRH के माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड तक मैसेज अपना भेजा, ऑर्डर दिया, लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH है, TSH के माध्यम से मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि या तो पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर हो या कोई इंजुरी के चलते। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर काम नहीं कर रही है तो क्या करेगा, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है उसने अपना काम किया, यानी कि TRH का लेवल बढ़ गया। प्रॉब्लम आई यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब मैसेज ही नहीं देगा थायराइड ग्लैंड को, तो क्या होगा, TSH लेवल डाउन हो जाएगा, T4 नहीं बनेगा तो T4 लेवल डाउन हो जाएगा, और T3 तो पहले से ही डाउन था। तो इस सिचुएशन में क्या क्या डाउन होता है हमारा, T3 लेवल डाउन होगा, T4 लेवल डाउन होगा, TSH लेवल डाउन होगा, जबकि TRH बढ़ेगा, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस ने है उसने अपना काम पूरा किया। प्रॉब्लम आई पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड, तो वहीं उसी पाथवे से नीचे जो 3 स्टेप हैं उनका लेवल बढ़ जाएगा, T3, T4 और TSH ये डाउन हो जाएंगे, जबकि TRH का लेवल बढ़ा रहेगा। अब जो तीसरी कंडीशन होती है वो कहलाती है टर्सरी कंडीशन, जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमनली यही दोनों होती हैं। इस कंडीशन में पहली स्टेप में ही रोक लग जाती है, यानी कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, तो सेल्स को जैसे ही T3 की जरूरत पड़ी उसने कांटेक्ट किया हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस ही सोया पड़ा हुआ है, मतलब उसमें कोई एक्शन नहीं हो रही है, जो कि कई गंभीर बीमारियों के कारण होती हैं। हाइपोथैलेमस से रिलेटेड वो बीमारियां होती हैं या ट्यूमर के चलते होती हैं, कि अगर किसी भी तरह का ट्यूमर है तो हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो आगे की प्रोसेस ही नहीं पूरी करेगा। तो क्या क्या होगा, TRH भी डाउन होगा और TSH भी डाउन होगा, T4 बनेगा ही नहीं क्योंकि मैसेज नहीं वहां तक पहुंच रहा है, और T3 पहले से। तो इस कंडीशन में सब कुछ जो है तो डाउन हो जाता है, T3, T4, TSH, TRH सब कुछ इसमें डाउन होता है। बल्कि यह कंडीशन बहुत रेयर होती है, नॉर्मली प्राइमरी और सेकेंडरी ही देखी जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्राइमरी जो कॉज है, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म का जो कारण बनता है, उसमें सबसे बड़ा जो कारण होता है थायराइड ग्लैंड्स में गड़बड़ी की वजह से, वो या तो ऑटोइम्यून डिसीज हो सकती है या फिर आयोडीन की कमी हो सकती है। ऑटोइम्यून डिसीज जैसे कि हाशिमोटो होता है, इसमें थायराइड ग्लैंड्स खुद से ही डिस्टर्ब होती है, खुद की सेल्स को डिस्टर्ब कर देती है, और इस ऑटोइम्यूनिटी की वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण ही नहीं होता है। या फिर दूसरा, आयोडीन की कमी होने की वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता है। सेकेंडरी जो कंडीशन होती है उसमें पिट्यूटरी में या तो रेडिएशन के चलते या फिर किसी तरह के ट्यूमर बनने के या इंजुरी की वजह से फंक्शन इसके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पिट्यूटरी के चलते इसमें T4 लेवल तक जो है मैसेज नहीं पहुंचता थायराइड तक, और जो टर्सरी होती है वो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि बहुत रेयर होता है। तो इस प्रकार से ये हाइपोथायराइडिज्म के केसेस बनते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, हमने सब कुछ देखा। अब हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की। हाइपरथायराइडिज्म मतलब जब शरीर में हमारे T3 का लेवल, T4 का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि कई कारणों से होता है, तब इसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में क्या होता है, वजन बहुत ज्यादा तेजी से कम होता है, इवन जरूरत से ज्यादा खाने पर भी वजन नहीं बढ़ता है। इसके अलावा पाल्पिटेशन होता है, टेकीकार्डिया होता है। ये इसके सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म के जस्ट अपोजिट होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म भी प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटा जाता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म के केस में थायराइड ग्लैंड्स डायरेक्टली अपना T3 प्रोडक्शन तेज कर देती है, ना तो उसको किसी तरह का कोई मैसेज मिलता है, जैसे कि हमने जो प्रोसेस देखी थी कि हाइपोथैलेमस से मैसेज रिलीज होता है जो कि पिट्यूटरी तक जाता है, फिर पिट्यूटरी जो है हाइपोथैलेमस TRH के थ्रू और पिट्यूटरी TSH के थ्रू थायराइड को सिग्नल देता है, और फिर थायराइड जो है T3 का प्रोडक्शन करता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि इनके अलावा ही इनको कोई मैसेज नहीं मिलता थायराइड को, और थायराइड अपने आप ही जो है तो T3 का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। यह एक ग्रेव डिसीज होती है, जो कि एक ऑटोइम्यूनिटी डिसीज होती है। इस बीमारी में थायराइड का असंतुलन बढ़ जाता है और वो अपने आप ही T3 का सिक्रेशन बढ़ा देती है। इसके अलावा और भी दूसरे कारण होते हैं। थायराइड नोड्यूल्स होती हैं, जो कि लम्प्स होते हैं एक तरह से लिक्विड से भरे, और ये एक कैंसरस स्टेज बना सकती है अगर बहुत ज्यादा सीवियरिटी इसकी बढ़ गई। हालांकि स्टार्टिंग के केस में ये कई बार ऑब्जर्व नहीं होते और इसके कुछ सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिलते हैं,
लेकिन ये एबनॉर्मल थायरॉक्सिन का हार्मोन का रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से T3 लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसी प्रकार से थायराइडाइटिस और थायराइड एडिनोमा भी जो है तो एक्स्ट्रा T3 लेवल बढ़ाने में जिम्मेदार होते हैं। तो ये बेसिकली जो कारण होते हैं, ये होते हैं प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म के। अब प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में जो सीधा संबंध है कि थायराइड ग्लैंड ही सीधे बनाने लगती है, तो इसमें TSH और TRH का कोई रोल नहीं होता है, इस वजह से इनका लेवल बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस होता है। जबकि सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो पिट्यूटरी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, और पिट्यूटरी के अलावा हाइपोथैलेमस भी कभी कभी रिस्पॉन्सिबल होता है। इस वजह से जो सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, इसमें TRH और TSH लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म को नॉन थायराइडल हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली थायराइड इन्वॉल्व नहीं होती है, ये हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी के कारण जो है तो ये केस बनता है, इसलिए इसे नॉन थायराइडल हाइपरथायरॉयडिज्म भी कहते हैं। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके लिए जो बेसिक जिम्मेदार जो रीजन है वो है कार्सिनोमा, TSH सिक्रेटिंग ट्यूमर्स, TRH सिक्रेटिंग ट्यूमर्स, इनके कारण जो है ये केस बन सकते हैं। अब ये जो सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, इसमें थायराइड इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए इसमें क्या क्या बढ़ेगा, अगर हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा है तो TRH का लेवल बढ़ेगा, पिट्यूटरी के कारण हो रहा है तो TSH बढ़ेगा, या दोनों इन्वॉल्व हैं तो सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH और TRH दोनों भी बढ़ सकता है। तो हम बात करते हैं कि नॉर्मल लेवल TSH का कितना होना चाहिए बॉडी में। तो पूरे वीडियो में आपने ये समझ लिया होगा कि TSH जब जब कम होता है, इसका मतलब ऑलरेडी T3 T4 बन रहा है, इस वजह से उसको मैसेज नहीं मिल रहा है, इस वजह से TSH का लेवल कम है। TSH का लेवल मतलब ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो T3 बनाने के लिए मैसेज भेज रहा है। तो जब जब TSH का लेवल कम होगा, यानी कि आपका थायराइड का हार्मोन बहुत ज्यादा बन रहा है, और TSH का लेवल अगर ज्यादा है, इसका मतलब आपके हार्मोन्स कम बन रहे हैं। तो कितना होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू, वो हम देख लेते हैं। एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग वैल्यू मानी जाती है। हालांकि नॉर्मल रेंज 18 से 30 साल के बीच में जो है तो 0.5 टू 4.1 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है, और इससे ज्यादा होने पर हाई माना जाता है। वहीं 31 टू 50 ईयर्स में 0.5 टू 4.1 ही रहती है। यह बढ़ जाता है 51 से 70 ईयर्स के बीच में, जो कि 0.5 टू 4.5 हो जाता है, और 71 से 90 ईयर्स तक में यह 0.4 से 5.2 तक नॉर्मल माना जाता है। TSH के अलावा और भी जो पैरामीटर होते हैं नॉर्मल रेंज में, वो है T3 और T4 का लेवल कितना होना चाहिए नॉर्मल रेंज में, वो हम देख लेते हैं। तो जो नॉर्मल T3 लेवल होता है वो होना चाहिए 100 टू 200 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, जबकि T4 का लेवल होना चाहिए 5 टू 12 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर। एक फ्री T4 लेवल भी चेक किया जाता है, जिसकी वैल्यू 0.8 टू 1.8 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर भी नॉर्मल माना जाता है। तो ये थी नॉर्मल वैल्यू ऑफ TSH, T3 और T4 की, और रिपोर्ट्स में इन्हीं को चेक करके ही डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली बताते हैं कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि थायरॉयडिज्म क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, और नॉर्मल लेवल क्या है, कारण क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, कि कौन कौन से ब्रांड होते हैं जो इसको ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जरूर देखें आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी।